हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है बैंक की डेफिनेशन को समझेंगे, बैंक का मतलब समझेंगे, और उसी तरह जो कमर्शियल बैंक है उसके फंक्शंस को हम समझेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये मेरी ऐप है, एडविसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और इसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी माइक्रो, मैक्रो, व्यष्टि एंड समष्टि के अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक का मतलब क्या होता है। तो इटली के अंदर जो व्यापारी थे वो रुपए के लेन देन का काम करते थे, तो उनको हम बैंचरी या बैंची कहते थे, क्योंकि वो अपने पास भुगतान के लिए एक विशेष प्रकार की मेज रखते थे जिसको बैंची कहा जाता था। बैंक शब्द जो है जर्मन शब्द बैंची से लिया है, जिसका अर्थ होता है मिश्रित कोष। तो सबसे पहले बैंक की स्थापना 1148 में कासा डी सैन जॉर्जियो में हुई थी। देखो, आधुनिक युग के अंदर बैंक का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग स्ट्रांग होता है उतनी ही वो आर्थिक विकास की जड़ें उसकी मजबूत होती है। तो बैंक जो एक ऐसी संस्था है जो लोगों के डिपॉजिट को स्वीकार करती है, उनको उधार देती है, और उनके बहुत सारे कार्य जैसे कि उनके बिहाफ पे पेमेंट्स करती है, उनकी पेमेंट रिसीव करती है और साख का निर्माण करती है। बैंक की जो परिभाषा है, बैंकिंग कंपनी इज वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग which means accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, withdrawal by check, draft order or otherwise। तो इंडियन बैंकिंग एक्ट के मुताबिक जो बैंकिंग का शब्द मतलब है कि बैंक जो होते हैं वो जनता से मुद्रा स्वीकार करते हैं, और जिनका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है, और जनता से जो मुद्रा स्वीकार की जाती है उसको आगे उधार दिया जाता है या निवेश किया जाता है। तो उधार देने अथवा निवेश के उद्देश्य से जमा रूप में जनता से मुद्रा स्वीकार करना, उनका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार से भुगतान करना है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता की फालतू राशि को इकट्ठा करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। जब वास्तविक जमाकर्ता को उसकी ज़रूरत होती है तो उसकी जमा राशि उसे वापस करती है, और जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है उनको उधार देती है, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। A bank is defined as an institution which collects surplus fund from the public, safeguard them, make them available to the true owner when required, but also lends sums not required by the true owner to those who are in need of the funds and can provide the security. A bank is an institution which accepts deposits, withdrawal by check, makes loans and advances for the purpose of earning profit। बैंक वो संस्था है जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है, जिनका चेक के द्वारा भुगतान किया जाता है, जो लोगों को ऋण तथा एडवांसेस जो है प्रोवाइड करती है। व्यापारिक बैंक के जो कार्य हैं, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड सामाजिक फंक्शन, सोशल फंक्शन। तो वन बाय वन करके हम इनको समझते हैं। देखो, जो प्राथमिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स और प्रोवाइडिंग द लोन्स एंड क्रेडिट टू द पब्लिक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट जो होता है, लोग अपने पैसे को बैंक के अंदर जमा रखते हैं, और बैंक जो है उनको कई तरह के खाते खुलवाने की सुविधा देता है। तो जैसे फिक्स्ड और टाइम पे डिपॉजिट है, जिसको अनिश्चित काल सावधि जमा खाता। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि निश्चित काल के लिए जो है पैसा जमा करवाया जाता है, तो उसको जो होता है यहाँ जो है उसको निश्चित काल के लिए, मतलब एक टाइम, फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है उसके पैसे जमा करवाए जाते हैं। उसको एक रसीद दे दी जाती है जिसके अंदर उसका नाम होता है, जमा की राशि होता है, ब्याज की दर होता है, जमा की अवधि लिखी होती है कि कब वो मैच्योर होगी। और ये जो रसीद होती है किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसको हस्तांतरण नहीं कर सकते। यदि जमाकर्ता को अपनी रकम आवश्यकता उसकी मैच्योरिटी से पहले होती है तो कुछ कटौती करके उसकी रकम उसको वापस दे दी जाती है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि
इस खाते में जो जमा रकम होती है उसको बैंक की काल देनदारी कहा जाता है। और इस खाते पर क्या होता है कि जो ब्याज की दर होती है दूसरे जैसे सेविंग अकाउंट है उससे ज़्यादा होती है। और जितना मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे देखो आप, जो पैसे हैं फिक्स डिपॉजिट है 45 डेज़ का भी हो सकता है, 1 साल तक भी हो सकता है, 1 साल से अबव भी हो सकता है। तो जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होता है उतना ही ब्याज ज़्यादा मिलता है। चालू या मांग जमा खाता जो है ज़्यादातर व्यापारी और बिजनेसमैन खुलवाते हैं। तो इस खाते के अंदर जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के मुताबिक निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। अगर मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है तो बैंक जो है कुछ शुल्क जो है वसूल करता है। और इस खाते के अंदर चेक से ही पैसा निकाला जाता है, इसको मांग लेनदारी भी कहा जाता है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, बैंक जो है वो छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन प्रोवाइड करती है। तो बैंक के अंदर व्यक्ति जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डाल सकता है। यहाँ पे ब्याज मिलता है बट ब्याज की दर बहुत कम होती है। भारत में सेविंग अकाउंट खुलवाने की कोई लिमिट नहीं है, यानी एक व्यक्ति जितने चाहे अलग अलग बैंक्स के अंदर बचत खाते खुलवा सकता है और जितना पैसा चाहे डाल सकता है। आप सेविंग अकाउंट में चाहे जितना पैसा जमा करवा सकते हो, एटीएम की फैसिलिटी भी होती है, चेक की भी फैसिलिटी होती है। तो ज़ीरो बैलेंस खाते को छोड़ के सबके अंदर जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। अगर मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है तो बैंक जो है वहाँ पे एक जो है शुल्क वसूल करते हैं। उसी तरह विभिन्न प्रकार के बैंक खातों के अंदर सैलरी अकाउंट भी जो है खुलवाया जा सकता है। एम्प्लॉयर जो है बैंक के साथ टाई अप करता है तो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सैलरी अकाउंट वहाँ पे खुलवाता है। तो जहाँ पे वेतन चक्र की शुरुआत के अंदर ही हर एक कर्मचारी का वेतन उसमें जमा हो जाता है। जितने भी उनकी रिम्बर्समेंट होती हैं, अलाउंसेस होती हैं, वो इसी खाते के अंदर जमा होती हैं। आवर्ती जमा खाता रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इस खाते में जमाकर्ता हर महीने एक निश्चित समय अवधि के लिए नकद जमा करता है। तो ये रकम जो है कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा निर्धारित समय से पहले नहीं निकलवाई जा सकती। तो जमाकर्ता जो है जो ब्याज मिलता है वो भी इसी खाते के अंदर जमा हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ब्याज की दर जो है सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होती है। उसी तरह एनआरआई जो होते हैं, जो भारतीय या विदेशों में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी सारे ये बैंक जो है खाते खुलवाने की सुविधा देता है। इन खाते को विदेशी खाते कहा जाता है। बचत खाते तथा सावधि जमा शामिल हैं। तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। और उसी तरह दूसरा प्राइमरी फंक्शन जो है एडवांसिंग ऑफ द लोन, ऋणों का वितरण। बैंक का दूसरा मुख्य कार्य जो है लोगों को ऋण प्रदान करना है। जो पैसा बैंक के अंदर जमा करवाया जाता है एक निश्चित राशि जो है रिजर्व में रख के बाकी क्रेडिट उसके अगेंस्ट क्रेडिट दे दिया जाता है। बैंक ज़्यादातर जमानत लेके लोगों को उत्पादक के उद्देश्य से लोन प्रोवाइड करता है। बैंक इस तरह के लोन प्रोवाइड करता है जैसे कैश क्रेडिट लिमिट जो है उनके एक सिक्योरिटी ली जाती है, उसके बेसिस पे उनकी कैश क्रेडिट जो है लिमिट्स बना दी जाती है और जिसके अंदर वो एक निश्चित राशि जो है निकलवा सकते हैं। जितनी उन्होंने वास्तविक में उस राशि निकलवाई होती है उसके ऊपर जो है ब्याज लगता है। फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के बैंक के अंदर जो उनका करंट अकाउंट होता है, जैसे आपका 1 लाख का अकाउंट है तो आप 1.5 लाख की पेमेंट कर सकते हो। तो जमा से अधिक रकम निकलवाने की परमिशन दी होती है, तो इसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और ये जो सुविधा होती है अल्पकाल के लिए अवेलेबल होती है। उसी तरह बैंक जो है एक ऋण जो है एक निश्चित अमाउंट में देते हैं, तो वो उस अपने खाते में उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। वहाँ से वो किसी भी समय अपनी राशि निकलवा सकता है। तो यहाँ पे जो ऋण की स्वीकृति बैंक जब उस लोन की परमिशन दे देता है तो उसी से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। उसी तरह बैंक जो है जो व्यापारी होते हैं उनको बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करने की फैसिलिटी भी देता है। तो यहाँ पे वो उसकी मैच्योरिटी से पहले बैंक से डिस्काउंट करके पैसा ले सकते हैं और यहाँ पे वो जो है अपना जो है डिस्काउंट कट करके उनका भुगतान करता है। जैसे 100 रुपये का बिल है तो 20 रुपये डिस्काउंट करके उनको 80 रुपीज़ दे दिए। उसी तरह बैंक जो है सरकार को ऋण प्रदान करती है उनकी सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद के। बैंक जो प्राथमिक जमा राशियों से अधिक ऋण प्रदान करके साख का निर्माण करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन एजेंसी कार्य और उसी तरह जनरल यूटिलिटी फंक्शन।
देखो, एजेंसी फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, तो यहाँ पे बैंक ग्राहकों की ओर से उनके चेक, किराया, ब्याज आदि डिविडेंड इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार उनके उद्देश्य के मुताबिक उनके बिहाफ पे टैक्स की पेमेंट करते हैं, बीमा की किश्त और की अदायगी करते हैं। और उसी तरह उनके बिहाफ पे जैसे उनको काफ़ी सारे शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर उनके बिहाफ पे सिक्योरिटी खरीदने, बेचने तथा उनको सुरक्षित रखने का कार्य भी करते हैं। ट्रस्टी और प्रबंधी का काम भी करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के निर्देश पर उनकी संपत्ति की ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करते हैं और उनका संचालन भी उनके मतलब प्रबंध का कार्य भी करते हैं। और उसी तरह एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने का कार्य भी करते हैं, और ये कार्य वो ड्राफ्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इसी तरह क्या होता है कि कई बार जो देश विदेशों के अंदर जो व्यापारी, जैसे ग्राहक ने डीलिंग करनी है, तो ग्राहक की आर्थिक स्थिति की सूचना जो है देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं, तथा देश विदेश के व्यापारियों की जो आर्थिक स्थिति की सूचना है वो अपने ग्राहक को भी प्रोवाइड करते हैं। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज जैसे लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, जिसके अंदर बैंक जो है कस्टमर को लॉकर की फैसिलिटी देता है, और उससे जो है बहुत ही मतलब कम चार्जेस लिए जाते हैं लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिसके अंदर वो मूल्यवान चीज़ें जैसे रुपया, पैसा, गोल्ड, सिल्वर और जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी रख सकता है। और उसी तरह बैंक ग्राहक ने यात्रा पे जाना है तो उसको यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र भी प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह जो ग्राहक है उसको व्यापारिक सूचना तथा आंकड़े भी इकट्ठे करके देते हैं, और वस्तु के वाहन में भी सहायता करते हैं। जैसे बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी बिल्टी जो होती है बैंक में भेज देते हैं, तो जो खरीदार होता है वह बैंक में पैसे जमा करवा कर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं और अपना माल ले जाते हैं।